in the pediatric airway is cricoid. Fascia deep to the parotid gland forms stylomandibular ligament, stylohyoid ligament, temporomandibular ligament. बाकी सब भी रिप्लाई करें. रिवीजन सबकी हो रही है ना? ठीक है. आता नहीं आता आप लोग रिप्लाई तो करें ना. Alpha agonistic activity will cause contraction of radial muscle of iris, relaxation of radial muscle of iris, excitation of SA node. Contraction of radial muscle of iris. ठीक है. Antihypertensive acting directly on SA node is verapamil, nifedipine, linezolid. Verapamil. ठीक है. Highest sodium channel concentration at initial segment node of Renwire या dendrites. Node of Renwire. Most common adverse effect of adrophonium is diaphoresis, dry mouth, nausea, euphoria, sweating. Nausea. Ureteric bud is formed as a part of mesonephric duct, paramesonephric duct, pronephros, cloaca, metanephros. Heart is most susceptible to fibrillation during refractive period. Peak of action potential starting of action potential near the end of action potential. कब होती है फिब्रिलेशन के चांसेस कब होते हैं? एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल. Structure which prevent the communication of unwanted material between the cell is tight junction, zona adherens, desmosome, gap junctions. टाइट जंक्शंस. और हार्ट के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं? गैप जंक्शंस. वेरी गुड. Septic shock is caused by gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, spore-forming bacteria. Trigeminal nerve किसको सप्लाई करती है? Supplies temporalis, supplies angle of jaw, has through roots. अच्छा, इसके बाकी मसल्स भी कोई बताए जो मैंने आपको सारे कल करवाए थे, क्योंकि ऑप्शन में टेम्पोरलिस के अलावा भी अगर ऑप्शन चेंज हो तो आप लोग उस MCQs को सॉल्व कर सकें. वेरी गुड. लैटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड और मैसेटर, लिवेटर, विलाई प्लेटिनी, टेंसर टिम्पनी, माइलोहेड एंड एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. ठीक है, ये सारे ट्राइजेमिनल नर्व के हैं. माइलोपेरोक्सीडेज प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, बेसोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. मुझे एक्चुअली खुद भी निमोनिक्स याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं शेयर ज़्यादा करती नहीं हूँ. ठीक है. आप में से अगर किसी को निमोनिक याद रहते हैं तो वो आप ग्रुप में और एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करें. ठीक है. Intracranial and extracranial veins are joined by emissary vein, cavernous sinus, diploic vein. Emissary vein. और मैंने इसका एक कार्सिनोमा बताया था. ये काइंडली माइक टर्न ऑफ कर दें. इसका मैंने मेलानोमा. ठीक है, वेरी गुड. तो मेलानोमा बहुत एग्रेसिव कार्सिनोमा होता है. ये काइंडली माइक टर्न ऑफ कर दें. ठीक है. और इसका दूसरा एसोसिएशन किसके साथ होती है? जीरोडर्मा पिगमेंटोसा के साथ आता है मेलानोमा. ठीक है. Structure that passes through the posterior mediastinum is thoracic aorta, superior vena cava, thymus. Posterior mediastinum में कौन सा होता है? और anterior mediastinum में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? थाइमस होता है. ठीक है. और सुपीरियर मीडियास्टम में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सुपीरियर मीडियास्टम में थाइमस तो एंटीरियर में हो गया. सुपीरियर में क्या आ जाएगा? आर्च ऑफ एओर्टा आ जाएगी ना. ठीक है. अच्छा, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबिन इनहिबिट किसको करता है? ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, काइमोट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन को. इसके अलावा ये और 2-3 पॉइंट्स मैं आपको इसमें ऐड करवा देती हूँ. ट्रिप्सिन को इनहिबिट करता है, प्लाज्मिन को इनहिबिट करता है, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है और कैलिकाइडिन को. ठीक है. Which hormone acts via cyclic AMP mechanism? Glucagon, oxytocin, insulin, estrogen.
Glucagon, very good. Exophthalmos is due to increased TSI, increased T3, T4, increased thyroglobin, increased TSI. Thirst is डिक्रीज्ड बाय, एक डिजीज़ का नेम मैंने आपको कल करवाया था कि उसमें थर्स्ट सेंटर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जल्दी से उसका नेम SIADH. LH एक्ट ऑन विच टेस्टिकुलर सेल, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया. लीडिंग सेल्स, ठीक है. राइट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से डिराइव्ड होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एओटिक आर्च. राइट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से डिराइव्ड होती है? फोर्थ एओटिक आर्च. एम बैंड प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ सेल्स? बीटा सेल, प्लाज्मा सेल, टी सेल्स. एम बैंड कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स. हाउ मैनी वाइट ट्रेमर्स कम्युनिकेंट्स आर देयर इन आवर बॉडीज? 13, 14, 15, 16. वाइट कितने होते हैं? वाइट 14 होते हैं और ग्रे 31 होते हैं, ठीक है. ग्रे कितने होते हैं? वाइट 14 होते हैं और ग्रे कितने होते हैं? मैंने अभी बताया 31 होते हैं, ठीक है. लास्ट मीडिएटर ऑफ सेप्टिक शॉक इज इंटरल्यूकिन 12, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1. लास्ट मीडिएटर ऑफ सेप्टिक शॉक क्या होता है? इंटरल्यूकिन 12, क्योंकि वो सबसे लास्ट पे है, ठीक है. थोरैकोलम्बर आउटफ्लो कंपोज्ड ऑफ ANS, CNS, पैरासिम्पथेटिक, PNS या सिंपथेटिक? थोरैकोलम्बर से कौन सी नर्व्स निकलती हैं? सिंपथेटिक, पैरासिम्पथेटिक, PNS, ANS, CNS. Sympathetic, very good. Person standing for a long time has decreased CVP, ADH, renin, heart rate. अगर वो काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ा रहा है तो उसमें क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगी? सेंट्रल वीनस प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा. रेजोनेंस ऑन बैक अप टू T8, T10, T6 कितने लेवल पे आती है? ये SK में हर पेपर में MCQs आया हुआ है कि T10 तक आती है MCQs. वैसे आप एक दफ़ा याद कर लें, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए. रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्वेक्स, नॉन फ्रेजाइल, हैव न्यूक्लियस, हैव ग्लाइकोलिटिक एंजाइम एक्टिविटी. रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? ग्लाइकोलिटिक एंजाइम एक्टिविटी. लेंथ ऑफ राइट ब्रोंकस इज 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? 2.5. और लेफ्ट की कितनी होती है? लेफ्ट ब्रोंकस की लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है. स्टेगनेंट हाइपोक्सिया इज कॉज ड्यू टू COPD, पॉलीसाइथीमिया, सीवियर एनीमिया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है. ब्रोडीज abscess related to pyogenic osteomyelitis, pyogenic arthritis, tuberculous osteomyelitis, tuberculous arthritis, ठीक है. The most common cause of infarction in viscera is air embolism, amoebic ulcer, anemia, atheroma, thrombosis. Atheroma, very good. Which vessel in suboccipital triangle? Vertebral artery, posterior auricular artery, occipital artery, greater occipital nerve, suboccipital nerve. सबऑक्सीपिटल ट्रायंगल में कौन सी आर्टरी होगी? वर्टेब्रल आर्टरी. और अगर वर्टेब्रल आर्टरी का स्टेनोसिस हो जाए तो कौन सी सिंड्रोम हो जाती है? वर्टेब्रल आर्टरी, वेरी गुड. सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ठीक है. कौन सी? आप इस चैट बॉक्स में उसका पूरा नाम लिखें ताकि सबको रिवाइज हो जाए. सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ठीक है. डॉक्टर जैन ने ठीक टाइप किया है. What is not present at L4? Lateral horn, ventral horn, dorsal horn. के लंबर वर्टिब्री के अंदर कौन सा हॉर्न प्रेजेंट नहीं होता? लैटरल हॉर्न प्रेजेंट नहीं होता. साइनेप्सिस एब्सेंट कहाँ पे होते हैं? वेंट्रल कॉलम, डोर्सल कॉलम, लैटरल कॉलम, सिंपैथेटिक चेन, डोर्सल रूट गैंग्लियन. साइनेप्सिस एब्सेंट कहाँ पे होते हैं? डोर्सल रूट गैंग्लियन में. सब मैंडिबुलर ग्लैंड डिवाइडेड बाय विच मसल? कौन सा ऐसा मसल है जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को डिवाइड कर देता है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, माइलोहेड, ओमोहेड, स्टाइलोहेड या जीनोग्लोसिस?
सब मैंडिबुलर ग्लैंड डिवाइडेड बाय विच मसल? माइलोहियोइड। आपने इस तरह याद रखने से मैंडिबल आ रहा है ना, तो M फॉर मैंडिबल, M फॉर माइलोहियोइड। माइलोहियोइड जो है इसको डिवाइड कर देता है इस ग्लैंड को। मार्क्ड इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट ड्यू टू प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज, एंजाइटी, एक्सट्रीम ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एक्सरसाइज इज ग्रेटर देन प्रेगनेंसी। अच्छा चलिए आज के नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 201। आज के भी आज हमने ये वाला सेक्शन पूरा करना है जो हमारे 400 MCQs हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे जितने हो गए, मैं आपको कल भी मैंने आपको फुल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की थी फर्स्ट 200 MCQs की, लेकिन वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर था, ठीक है, लेकिन उसमें फर्स्ट 200 MCQs थे, ठीक है। तो आज भी मैं आपको आज वाली रिकॉर्डिंग लाइव की भी प्रोवाइड करूँगी, और जो MCQs कुछ हमारे रह जाएंगे वो भी आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू से आपने कवर कर लेने, लेकिन जो मटेरियल है वो मैं आपको सारा शेयर करूँगी, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लिया करें। मैक्सिमम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन किस स्टेज में होती है? रेटिकुलोसाइट के अंदर, ठीक है। और मैक्सिमम सिंथेसिस किस में होती है? अभी अभी आप हीम करके आए हैं। कंप्लीट मैं करवा दूं, लेकिन फिर स्पीड से करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास 1 आवर का टाइम होता है, 11 PM तक टाइम होता है ना क्लास का। अच्छा ये इस MCQs का बताएं 201 का कि मैक्सिमम HB की कंसंट्रेशन, ये तो हमने कर ली कि मैक्सिमम HB की कंसंट्रेशन होती है रेटिकुलोसाइट के अंदर, और मैक्सिमम सिंथेसिस उसकी कब होती है? ये भी अभी आप हीम करके आए हैं ना सब लोग। लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर मैक्सिमम सिंथेसिस होती है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट के अंदर होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डेल्टा एंटीजन, तो डेल्टा एंटीजन किस चीज़ को शो करती है कि डेल्टा एंटीजन जो है हेपेटाइटिस डी के साथ, डी में होती है ना, ठीक है, तो ये हमेशा बी के साथ आती है। हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी की जब एसोसिएशन होती है तो डेल्टा एंटीजन किस चीज़ को शो करती है कि क्रोनिक इन्फेक्शन है, ये क्रोनिसिटी को शो करती है, ठीक है। वेट गेन इन द बॉडी इज रेगुलेटेड वीकली बाय, वीकली आपने कैसे रेगुलेट करना है? वर्क आउटपुट के थ्रू, ठीक है। अच्छा आप लोग फिर जैसे इजी है मुझे बता दें कि अगर 11 PM तक फिर मैं बहुत स्पीडली आपको कवर करवा दूं, या मैं थोड़ा आप लोगों को स्लो स्पीड के साथ लेके जाऊं और बाकी MCQs को सारा मटेरियल और प्री रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। जैसे आप लोगों के साथ ईजी है, मैंने आपको 11 PM तक वो चीज़ वैसे ही कवर करवानी है जैसे आप सबके लिए ईजी होगा, ठीक है। रिगार्डिंग एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस कौन सी होती हैं? ये सबसे पहले देती है, सीलिक से भी पहले इसकी ब्रांचेस होती हैं, ये सुप्रा रीनल आर्टरीज देती है बायलैटरली। और जो इसकी सीलिक होती है वो किस लेवल के ऊपर देती है? सीलिक आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा किस लेवल के ऊपर देती है आर्टरी? T12 के लेवल पे, ठीक है। मैं आपको जितने हो सके नॉर्मल स्पीड के साथ ही करवाऊंगी, ठीक है। बाकी जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है वो आप ग्रुप में पूछ लिया करें, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया करें, ठीक है। अच्छा ये नोट करें थोड़ा सा, मैं आपको ना टाइप करके सेंड कर देती हूँ। मैंने आपको कल भी 11 PM ही सेंड कर दी थी रिकॉर्डिंग लेक्चर ख़त्म होने के बाद ना, ताकि आप सब लोग सुन लिया करें वो रिकॉर्डिंग इजीली। ये अभी मैं आपको इसके आर्टरी के थोड़े से भेज रही हूँ कि किस किस लेवल पे होती है। ठीक है, जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है वो T12 के लेवल पे सीलिक आर्टरी एक सिंगल अनपेयर्ड ब्रांच देता है, और फिर L1 के ऊपर वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी देते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, और L3 के लेवल के ऊपर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी देता है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 205 ए नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट हैज़ फास्टिंग ग्लूकोज 122 आफ्टर OGTT। OGTT के 1 आवर के बाद जो उसकी ग्लूकोज थी वो कितने पे आ गई है? 198, और 2 आवर्स के बाद भी वो 194 के ऊपर ही है। इसका मतलब है कि डायबिटीज़ जो है उसमें अनकंट्रोल्ड है या इम्पेयर्ड है, ठीक है। 1 आवर के बाद वो इंक्रीज़ हो गई है ना उसकी।
206 in electrical activity seen in epilepsy due to alteration in which transmitter. तो epilepsy के अंदर कौन से ट्रांसमीटर के अंदर इशू आ रहा होता है? गाबा। गाबा सारे न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर इसमें रोल होता है एपिलेप्सी में। हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन नॉर्मल कंसंट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी रेट नॉर्मल रहता है, ना वो इंक्रीज होता है ना वो डिक्रीज होता है, उसका जो सिंथेसिस का भी रेट है या ओवरऑल उसका जो इफेक्ट है वो सेम कांस्टेंट रहता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। रेफी ऑफ टेरिगोपेलाटाइन किसके साथ अटैच करता है? ये बक्सीनेटर मसल के साथ अटैच करता है। और ये बक्सीनेटर मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ आपके चीक्स वाला जो मसल होता है ना, ये बक्सीनेटर है। 209 द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फाक्शन ऑफ विजरी। अभी आपने कल भी किया है कि मोस्ट कॉमन कॉज इन्फाक्शन में क्या होती है? अथीरोमा डेवलप हो जाता है। 210 विच वन डिक्रीजेज द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कैसे डिक्रीज होती है कि जब आप हाइपरबैरिक हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देते हैं तो वो क्या करती है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है सेरिब्रल ब्लड फ्लो की। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन में। 211 रिगार्डिंग हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हेरी ल्यूकोप्लेकिया की एसोसिएशन किसके साथ है? HIV के साथ है। ठीक है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो जाती है ना, तो उसमें हेरी ल्यूकोप्लेकिया के चांसेस डेवलप होने के ज़्यादा होते हैं HIV वाले पेशेंट्स में। 212 25-year-old लेडी यूजिंग सम मेडिसन प्रेजेंट विद ब्रेडिकार्डिया। अब कहते हैं कि उसने कुछ मेडिसिन ली है जिसके साइड इफेक्ट में उसे ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, प्री लोड उसका कम हो चुका है और पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब जो एपिनेफ्रिन है उसका साइड इफेक्ट में टेकिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। नोर एपिनेफ्रिन भी टेकिकार्डिया करवाती है, डोपामिन भी टेकिकार्डिया करवाती है, और जो नेफिडापिन है ये सिर्फ वेजोडाइलेशन करवाती है। ठीक है, तो जो फिनाइल एपिनेफ्रिन है ये ब्रेडिकार्डिया करवाती है, साथ पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करवा देती है। तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। 213 patient with pulmonary edema treated with a vasodilator that also cause a decrease in the preload reflex bradycardia। अब कहते हैं कि पल्मोनरी एडिमा के लिए उसने कोई ऐसी ड्रग ली है जिसने उसका प्रीलोड, वेजोडाइलेटर तो उसने कर दिया है लेकिन उसने प्रीलोड को डिक्रीज कर दिया। तो उसमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्रीलोड भी डिक्रीज करवा देती है? वो है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, 214 मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स इन ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो एबनॉर्मेलिटी आती है वो कहाँ किस में आती है? हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज आ रही होती हैं। ठीक है, 215 कहते हैं कि वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स कैन बी गिवन इन ए ट्रीटमेंट ऑफ, कि कौन से लंग कैंसर के अंदर देते हैं? बाकी जो सारे हैं उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं, लेकिन जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है उसमें हम कीमोथेरेपी के साथ और क्या दे रहे होते हैं? वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स। 216 विच सेल लीस्ट लाइकली कॉज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, यानी कि उसका कोई लेना देना ब्लीडिंग टाइम के साथ नहीं है या सबसे कम है, वो कौन सा है? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, जिसका दूसरा नाम आज हमने क्या किया था? फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं? क्रिसमस डिजीज। ठीक है, क्रिसमस डिजीज। 217 ब्रूसिलोसिस किसके साथ किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? रॉ मिल्क से। ठीक है, और टीबी कैसे ट्रांसमिट होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। 218 विच इज़ नॉट ए साइन ऑफ मेल न्यूट्रिशन का साइन जो नहीं है? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मेल न्यूट्रिशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बाकी सारे माल न्यूट्रिशन के साइन है कि पिगमेंटेड स्किन भी हो सकती है, पिटिंग एडिमा भी हो सकता है, क्वाशरकोर में चिलोसिस भी हो सकती है जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और स्टोमाटाइटिस भी हो सकता है, सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। 219 कहते हैं पैरासाइट रेट इज़ कैलकुलेटेड फॉर विच एज ग्रुप। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनमें पैरासाइट का इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है, तो 5 साल के बच्चों से लेकर 15 साल के बच्चों तक पैरासाइट का रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर इसका आंसर बीटा भी है लेकिन मेजॉरिटी के अंदर इसका आंसर चार्ली है। ठीक है, 220 ए मैन इज़ ट्रांसफ्यूज 2 वीक ओल्ड ब्लड, 2 हफ्ते पुराना ब्लड उसे किसी ने ट्रांसफ्यूज कर दिया, विच वन ऑफ द कंपोनेंट विल बी मेनली कॉन्टेन। तो उसमें अभी भी क्या चीज़ प्रेजेंट होंगी? रेड ब्लड सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। 221 ट्रू रिगार्डिंग कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है? ये ट्यूमर होते हैं, इसमें फ्लशिंग वगैरह वही सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, और हार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है? थिकनिंग हो जाती है ट्राइकस्पिड वेल्व की। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज रिगार्डिंग स्पर्म रीचिंग द एपिडिडमस। तो उसमें एक्रोसोमल रिएक्शन होता है जो क्या करवाता है, उसकी मूवमेंट करवाता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के थ्रू। जो स्पर्म है वो रीच कर जाता है एपिडिडमस में। ये सारा आप डिटेल में करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। रिगार्डिंग फाइब्रिनोजेन विच इज़ ट्रू, सारी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं कि इफेक्ट करता है ESR के ऊपर। लिवर डिजीज में ये कम हो जाता है। टेक पार्ट इन द क्लॉट फॉर्मेशन। ऑल अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि नॉन रैम व्हाट इज़ ट्रू। तो ये सिंक्रोनाइजेशन करा होता है डेल्टा वेव्स के साथ, कि एक रैम स्लीप होती है, एक नॉन रैम स्लीप होती है। ठीक है, जो नॉन रैम होती है आपकी डीप स्लीप होती है। तो इसमें कौन सी वेव्स आते हैं, डेल्टा वेव्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है नाइटमेयर्स। अच्छा, ये मैं आपको ना टेबल सेंड कर दूंगी, आप CNS के अंदर डिटेल्स में करेंगे कि नॉन रैम स्लीप के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें आ रही होती हैं और रैम स्लीप के अंदर क्या आ रही होती है। ठीक है, ये मैं आपको अभी इसका ग्रुप के अंदर टेबल सेंड कर दूंगी। वो आपने अभी आपका इसके बाद हीम खत्म हो गया ना आज, तो आपका नेक्स्ट CNS ही स्टार्ट होगा, फिर आपको सारी चीज़ें वैसे ही कवर हो जाएंगी थ्योरी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज ए पेप्टाइड इन्वॉल्व इन द बोन ग्रोथ। तो बोन ग्रोथ के लिए हमारे पास ग्रोथ फैक्टर होता है। ग्रोथ फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए उसे क्या चाहिए होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो मेनली क्या चीज़ रिलीज होती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ पेप्टाइड जो है कहाँ से रिलीज हो रहा है, लिवर से। बोन डेराइव फ्रॉम सेकंड फेरेंजियल आर्च। सेकंड फेरेंजियल आर्च कौन सी बोन बनाती है, स्टाइलाइट बनाती है। स्टाइलाइट पार्ट है टेम्पोरल बोन का। ठीक है, ईयर की बोन है ये, कान की। 227 सुपीरियर कॉलिकुलस इज compressed, इट विल अफेक्ट आई मसल। तो आई के मसल के अंदर ये क्या करवा देगी, एबनॉर्मल मूवमेंट्स करवा देगी, उसे कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल कास्केड्स। सुपीरियर कॉलिकुलस अगर कंप्रेस्ड हो जाए तो ये आइज के अंदर क्या करवाती हैं, आइज की मूवमेंट के अंदर इफेक्ट आता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल कास्केड्स डिवेलप हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। 228 रिगार्डिंग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, सिंपथेटिक हमने बात की थी कि जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सिंपथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। ठीक है, टू द SA नोड। नेक्स्ट एमसीक्यू है ए हार्मोन दैट इनहिबिट द GnRH एंड इंक्रीजेस ड्यूरिंग द स्लीप। सोने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, मेलेटोनिन। ठीक है, ये इनहिबिट करता है GnRH को और ये स्लीप में इंक्रीज होता है, यानी कि सोने के दौरान जब आप सो जाते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेलेटोनिन। 230 विच what joins one lamina to the upper lamina of the vertebrae, यानी कि दोनों वर्टिब्री को कौन मिला रहा होता है, लिगामेंटम फ्लेवम। कंप्लीट नर्व सेक्शन ऑफ द इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व कॉज, कि अगर जो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व है अगर ये कम्प्लीटली कट हो जाए तो क्या चीज़ होगी, ये प्योरली सेंसरी नर्व होती है। ठीक है, तो अगर ये कट हो जाएगी तो सारा जो सेंसरी लॉस है सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, इसका कोई भी मोटर फंक्शन नहीं है। हाउ इज़ पोलियोआर्थराइटिस नोड्यूसा डायग्नोज्ड बाय हिस्टोपैथोलॉजी। तो सारे जो वस्कुलाइटिस की कंडीशंस है ना, जैसे जॉइंट सेल आर्थराइटिस है, पोलियोआर्थराइटिस नोड्यूसा है और टाकायासु आर्थराइटिस है, सारा कुछ इन सब में ये कौन सी नेक्रोसिस होती है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। और सारे वस्कुलाइटिस में कौन सा हेपेटाइटिस होता है, ये भी MCQs है। कौन सा हेपेटाइटिस होगा, हेपेटाइटिस B होता है। ठीक है, B। 231 में कहते हैं कि कंप्लीट नर्व सेक्शन अगर हो जाए इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व का, तो जो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व है हमारे पास ये सिर्फ इसका फंक्शन है सेंसरी, ये प्योरली सेंसरी नर्व है, इसका कोई भी मोटर फंक्शन नहीं है। तो अगर हम एक नर्व है वो कम्प्लीटली कट कर देंगे या कम्प्लीटली उसकी सेक्शन हो जाएगी, इनके कट हो गई है ना, तो उसका कौन सा फंक्शन है जो लॉस हो जाएगा, सेंसरी फंक्शन, क्योंकि वो प्योरली सेंसरी नर्व है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ से 233 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन कॉर्टेक्स ऑफ ईयर आर मैक्सिमली स्टिमुलेटेड बाय। ठीक है, अब ये फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि विद नोडिंग ऑफ हेड डाउनवर्ड। जब आप अपना हेड जो है नीचे की तरफ झुकाते हैं तो कौन सी सेमी सर्कुलर कैनाल एक्टिवेट हो जाती है, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एक्टिवेट होती है। ठीक है, डूइंग कार्टविल, कार्टविल कहते हैं कि जब गोल गोल इस तरह की मूवमेंट होती है तब कौन सी मैक्सिमली स्टिमुलेट होती है, पोस्टीरियर कैनाल। चार्ली कहते हैं कि इक्वल रोटेशन अलोंग ईच प्लेन, ये भी किसी हद तक ऑप्शन ठीक है।
लेकिन बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ड्यूरिंग कार्टव्हील मैक्सिमम स्टिमुलेशन कार्टव्हील के दौरान होती है, इनके जब वो गोल गोल घूमती है, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है कि वर्टिकल एक्सिस में सिर्फ इसकी हॉरिजेंटल केनाल के अंदर मूवमेंट होती है, और लीनियर एक्सेलरेशन कब होती है, अर्टिकल एंड सेक्यूल की वजह से। लीनियर एक्सेलरेशन में कौन सी ईयर में कौन सी बोन जो है वो स्टिमुलेट होगी, अर्टिकल एंड सेक्यूल स्टिमुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा के ड्यूरिंग कार्टव्हील सेमी सर्कुलर केनाल जो है वो मैक्सिमली स्टिमुलेट हो जाती हैं। और कौन सी सेमी सर्कुलर केनाल, मेनली पोस्टीरियर केनाल इज मैक्सिमली स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग कार्टव्हील, ठीक है। 234 देयर इज इंट्रावस्कुलर डैमेज व्हाट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द कोलेजन, ये तो आपने अभी अभी किया है। फैक्टर 12 को क्या कहते हैं, इसका नेम बताएं। फैक्टर 12 हेगमैन फैक्टर। बाइपोलर न्यूरॉन्स हैज़ हाउ मैनी डेंड्राइट, तो बाइपोलर है ना, उसके अंदर बाइपोलर का क्या मतलब है, एक एक्सोन होगा और एक डेंड्राइट होगा। तो वो पूछना चाह रहे हैं उसमें डेंड्राइट्स कितने होते हैं, एक डेंड्राइट होगा और एक ही एक्सोन होता है, तो ऑप्शन अल्फा। 236 ए पेशेंट आफ्टर कार्डियक सर्जरी वुड रिक्वायर वेंटिलेटर इन आईसीयू, व्हाट डू यू डू सो दैट ही डज नॉट फील डिप्रेस अबाउट दिस सिचुएशन। आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको आईसीयू में क्यों रखा हुआ है और आपके लिए वेंटिलेटर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। 237 रिगार्डिंग कैरिना वो पॉइंट होता है जहाँ ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है लंग्स फील्ड्स में। विच वन इज़ ट्रू, हाँ रीअश्योरेंस उसे करवा देंगे, ठीक है, या उसे कॉज बताएंगे कि आपको हमने यहाँ क्यों रखा हुआ है ताकि उसे इंपॉर्टेंस फील हो। रिगार्डिंग कैरिना विच वन इज़ ट्रू, तो इसका कार्टिलेज जो होता है रनिंग एंटीरियर पोस्टीरियरली एट ट्रेकिया बाइफर्केशन, ये वो पॉइंट होता है जहाँ ट्रेकिया बाइफर्केट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ थोरेसिक वेगोटमी थोरेसिक वेगोटमी का क्या मतलब है कि जो वेगस नर्व है वो सारे जीआईटी ट्रैक को सप्लाई कर रही है ना, तो अगर जब वो थोरेक्स से पास कर रही होती है, अगर हम उसी लेवल के ऊपर एक कट डाउन कर दें तो क्या हो जाएगा, जीआईटी के अंदर स्टमक के अंदर एसिड की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएंगी और गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी डिलेड हो जाएगी, ठीक है। What is the effect of use of spironolactone causes excretion of, ये बताएं कि स्पाइरोनोलैक्टोन ये पोटाशियम को रिटेन करवाता है या एक्सक्रीट करवाता है, रिटेन करवाता है ना, तो ये सोडियम को एक्सक्रीट करवा देगा, पोटाशियम बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा और सोडियम कम हो जाएगी, ठीक है। विच वन इज़ द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, ये फिर रिप्रोडक्शन का एमसीक्यूज आ गया कि जो प्लेसेंटा का फीटल वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एफ से फीटल, एफ से फ्रंडोजम। कोरियन फ्रंडोजम इज द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। बायोलॉजिकल सब्सटेंस टेकन फ्रॉम द फूड आर, कौन से फूड से न्यूट्रिएंट्स हम ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स सॉरी एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं ना वो, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है, मैंने गलती से चार्ली बोल दिया है। एक्सक्रीट करेगा पोटाशियम को, और सॉरी पोटाशियम की एक्सक्रीशन कम होगी, सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अल्फा ऑप्शन इज़ करेक्ट, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो पोटाशियम को बॉडी में रिटेन कर लेगा ना, तो एक्सक्रीशन पोटाशियम की कम हो जाएगी और सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। 242 ईसीजी चेंजेस इन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं ना, तो पोटाशियम को रिटेन करेगा, पोटाशियम की एक्सक्रीशन तो कम होगी ना, बॉडी से तो पोटाशियम कम निकल रहा है, सोडियम ज़्यादा निकल रहा है, तो ऑप्शन अल्फा इज़ करेक्ट, ठीक है। 242 ईसीजी चेंजेस हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस क्या आती है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर ईसीजी में क्या होता है, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो जाती है, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया में क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। कोनेक्सिन आर ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, गैप जंक्शंस का पार्ट है। पेरी न्यूक्लियर सिस्टम्स ये क्या होते हैं, बाउंडेड बाय इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस एट द न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, ये सारा सेल वाला एमसीक्यूज आ गया। बाउंड कर रहे होते हैं इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये कंटिन्यूस होते हैं न्यूक्लियर पोर्स के साथ। न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो कौन से होते हैं,
बेजोफिलिक होते हैं जो कि डार्क स्टेनिंग होते हैं। इसका मैं आपको एक सीक्वेंस बताती हूँ, आपने बुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो जो बेजोफिलिक होते हैं ना, प्रोटीन सिंथेसिस कौन ज़्यादा करवाते हैं? राइबोसोम्स इज ग्रेटर देन RER। ये अपनी बुक में इस MCQs के साथ नोट डाउन कर लें। वाई टू प्रेफर ट्रोपोनिन ओवर CKMB? क्योंकि जो CKMB होता है ना वो स्पेसिफिक होता है, ट्रोपोनिन को प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि जो ट्रोपोनिन होता है ना वो स्पेसिफिक होता है, कार्डिक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसलिए हम ट्रोपोनिन को स्पेसिफिक प्रायोरिटी देते हैं ओवर CKMB। 247 59 years old female had strong family history of ischemic heart disease, breast cancer. Want to know what to take to protect bone from fracture. She knows someone who had fracture after tribal trauma. ठीक है, तो अब उसे हम कौन सी ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जिसकी वजह से, मैं रिपीट कर देती हूँ, कौन सी ऐसी मेडिसिन उसे देनी चाहिए जिसकी वजह से उसे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी ना हो और ब्रेस्ट कैंसर भी ना हो और उसकी बोन्स भी प्रोटेक्ट रहें। तो उसमें हम देते हैं रिलॉक्सिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। क्या देते हैं? रिलॉक्सिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, 245 एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूक्लियाई ऑफ द सेल आर वेरी एक्टिव इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी, और अब इसके लिए आपको सेल वाला चैप्टर आपने अभी नहीं किया तो उसमें वो बताते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइज का क्या क्या फंक्शन है। तो जो राइबोसोम्स हैं और RER हैं, ये दोनों क्या करवाती हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती हैं। राइबोसोम्स इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनेकुलम। और जब ये सारी एक्टिवेशन कर रही होती हैं तो ये डार्क स्टेनिंग, यानी कि इसमें बेजोफिल्स इंक्लूड होते हैं जो कि डार्क स्टेनिंग, आपको डार्क सा कलर आता है। ठीक है, डार्क पर्पल सा स्टेन देते हैं ये। 248 हाइपरपोलराइजेशन ऑफ ए न्यूरॉन बाय। ठीक है, ये आपको आई थिंक AA के अंदर भी किसी पॉइंट्स में मैंने आपको करवाया था, GIT या CVS के अंदर, कि हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है? इन्फ्लक्स होता है क्लोराइड आइंस का। ठीक है, एक्सेप्ट रोड एंड कॉन, रेटिना को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ठीक है, और अगर इसका इस्कीमिया या नेक्रोसिस हो जाए तो प्रॉपर कलर ब्लाइंडनेस या विजन लॉस हो जाती है। फ्लैक्सर टोन ऑफ बॉडी इज मेंटेन्ड बाय एंड आर्टरी। फ्लैक्सर टोन ऑफ द बॉडी इज मेंटेन, इसे कौन, फ्लैक्सर जो सारी टोन है उसे कौन मेंटेन कर रहा होता है? रेड न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी आपको CNS की अगर बहुत सारी समझ नहीं आती फिर भी मसले की बात नहीं है, अभी आपका जब थ्योरी CNS करेंगे ना तब आपको ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यही वाले सेम MCQs हमने सारे SK में रिपीट करने हैं। ठीक है, तो जैसे आप CNS कर लेंगे, सेल कर लेंगे, एंडो कर लेंगे, फिर आपको ऐसा ऐसा ना SK भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। 251 inherited condition in which there is a low potassium यानी कि hypocalcemia leads to low muscle tone and weakness। तो जो मायोटोनिया ऑप्शन अल्फा है ये तो इसमें डिस्ट्रोफिक कंडीशन होती है मसल्स की, उसमें पोटाशियम का कोई रोल नहीं है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। सेकंड कहते हैं कि फैमिलियल हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि पोटाशियम भी कम है तो हाइपोकैलेमिया पीरियोडिक पैरालिसिस की वजह से मसल टोन भी कम है और वीकनेस है। चार्ली ऑप्शन है कि डुशीनिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें बस मसल टोन का आ रहा होता है कि उसमें डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होती है उसका डिफेक्ट आता है और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, बाकी हमारे सीनियस ग्रेविस में भी सारा उसमें CNS के अंदर ही आ रहा होता है मसला। ठीक है, उसमें पोटाशियम का इतना रोल नहीं है। 252 कहते हैं इन ए न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में क्या होता है? जो थोरेसिक सारा सर्कमफ्रेंस होता है उसका सर्कुलर होता है, यानी कि जो रिब केज वाले सारे चीज़ें होती हैं ना, कभी आपने देखे कि उनका रिब्स ऐसे गोल गोल होती हैं न्यूनेट्स के अंदर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फैट इन बैलेंस डाइट में फ़ैट कितनी होनी चाहिए? 25 to 30%। 254 ये आ गया एनाटॉमी का MCQs आ गया। ए बॉय हैड ए फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, नाउ ही कांट एबडक्ट। अब वो कहते हैं कि इनिशियल 40 डिग्री की अबडक्शन नहीं हो पा रही, तो कौन सा ऐसा मसल है जो इनिशियल 40 डिग्री की अबडक्शन करवाता था? उसे कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस। उसके बाद इससे फर्दर 90 डिग्री तक कौन एबडक्शन करवाता है? डेल्टॉइड करवाता है। ठीक है, अब यह बेसिकली यहीं तक याद रखें और फिर आगे जब एनाटॉमी करेंगे फिर आपको डिटेल में सारी हो जाएंगे कवर।
ट्यूमर ऑफ ऑप्टिक कियास्मा प्रेसिंग हाइपोथैलेमस। अगर ऑप्टिक कियास्मा का कोई ट्यूमर है, उसने हाइपोथैलेमस को कंप्रेस कर दिया, दोबारा CNS के MCQs आ गए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हंगर उसमें एक्टिवेट हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू हो जाएगा, हाइपरफेजिया डेवलप हो जाएगा और वो ओबीस हो जाएगा, उसका वेट गेन हो जाएगा। ये भी फर्दर आप CNS में करेंगे ना, तो इसमें उन्होंने बताया नहीं हुआ है, स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसिंग है इसमें, उन्होंने बताया नहीं हुआ कि कौन सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर इसका मीडियल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो पेशेंट हाइपरफेजिया की तरफ जाता है और वो ओबीस हो जाता है। अगर इसका लैटरल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो पेशेंट उसे एनोरेक्सिया हो जाता है, उसकी भूख एपिटाइट लॉस हो जाती है और वो पेशेंट लीन हो जाता है, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें CNS में करेंगे अभी थ्योरी वाले लेक्चर्स में। फर्स्ट कॉक्सीजियल नर्व लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कौन सा लेवल पे होती है, L1। ट्रू अबाउट ऑप्टिक पाथवे फाइबर्स। तो एक बात याद रखिए, ये सारा कुछ आपने CNS के MCQs कर लेंगे वैसे, ठीक है। जो लेटरल, एक होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, एक होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी किसके साथ इन्वॉल्व होती है, विजन के साथ। और जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, हेयरिंग के साथ। क्लियर होगी इतना पॉइंट। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी किसके साथ एसोसिएटेड है, आईसाइट के साथ। और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी किसके साथ एसोसिएटेड है, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी की एसोसिएशन किसके साथ, इसका फंक्शन क्या है, हियरिंग के साथ, ठीक है। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आईसाइट के साथ है। तो ट्रू अबाउट ऑप्टिक पाथवे फाइबर्स में क्या होता है, ऑप्टिक रेडिएशन कैरीज फाइबर्स फ्रॉम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये MCQs मेरे एग्जाम में आए थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वट विल बी फाइंडिंग ऑन लीवर बायोप्सी ऑफ ए क्रॉनिक अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, तो जो लीवर का सारा आर्किटेक्चर है वो क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंक्रीजेज द इंट्रा एल्वुलर डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन जो है वो इसके थिकनेस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर थिकनेस, डिफ्यूजन इंक्रीज हो रही है तो थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी। 260 total peripheral resistance during exercise decreases mostly because of। total peripheral resistance 257 रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, ये ऊपर ना डॉक्टर रिदा ने भी लिखा हुआ है लैटरल राइट। अच्छा, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है, एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है। जो लेटरल होती है उसका फंक्शन होता है विजन के अंदर आईसाइट के साथ, और जो मीडियल होती है वो ईयर्स के साथ, यानी कि 8th क्रेनियल नर्व के अंदर उसका रोल होता है, ठीक है। तो इसमें वो बात करें कि ट्रू अबाउट, और ये सारा जो विजन वाला पाथवे होता है कहाँ होता है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है ना सारा। ट्रू अबाउट ऑप्टिक पाथवे फाइबर्स। तो ऑप्टिक जो रेडिएशन होती हैं वो कैरी करती हैं फाइबर्स फ्रॉम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। फर्दर बस अभी आपके लिए इतना ही क्लियर ठीक है, क्योंकि अभी आपका थ्योरी CNS स्टार्ट कर रही है तो आप इसकी सारी डिटेल्स नेक्स्ट 5 डेज में कवर कर लेंगे ना, फिर आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा होपफुली, ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि लोकल मेटाबोलाइट्स आर्टरियोल्स को डायलेट कर देते हैं, ठीक है। और CVS में अभी आप पढ़ के आए हैं, कौन से लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं, जल्दी से बताएं। लोकल मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं जो आर्टरीज को डायलेट करवाते हैं, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। 261 मदर हैज़ इन्फेक्शन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर शी वाज ट्रीटेड हर बेबी इज बोर्न टू नाउ चेक एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन जब भी होगा उसमें कौन सी एंटीबॉडी रेज्ड होती हैं, IgG या IgM। एक्यूट के अंदर हमेशा IgM रेज्ड होती है। 262 इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन क्रॉस फाइबर लोकेटेड एट, हमने कल भी किया था, कहाँ पे होते हैं, फ्लोर ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। 263 क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, CD4 पॉजिटिव होते हैं। और ठीक है, एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर CD8 पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और जो CD8 पॉजिटिव होते हैं ना, ये ट्यूमर किलर सेल्स भी होते हैं, यानी कि एंटी कैंसर सेल्स भी होते हैं।
ये आगे आप इम्यूनिटी का एमसीक्यूज है, इम्यूनिटी में से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, वो भी आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। वो आपके थ्योरी लेक्चर्स में कवर होते जाएंगे साथ साथ। बायोप्सी ऑफ ए टिश्यू शो फाइब्रस स्ट्रक्चर विद अबंडेंस ऑफ थिन वेसल्स एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मोस्ट प्रोबेबल बायोप्सी स्ट्रक्चर इज ऑफ। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें फाइब्रस टिश्यू भी है, पतली पतली थिन वेसल्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बहुत थिन है, वो लंग्स है। इसमें एक कौन सी चीज़ होती है, मीजोथीलियोमा, ठीक है, मीजोथीलियम होती है ना सारी, और इसका अगर कैंसर हो जाए तो कौन सा होता है, मीजोथीलियोमा डेवलप हो जाता है उसमें, या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। रिगार्डिंग जीआईटी मोटिलिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन ये आप करके आए हैं AA के अंदर, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज 12 पर मिनट्स इन द ड्यूडिनम। 266, ये वाला जो MCQs है ये आप फर्दर करेंगे, जनरल पैथोलॉजी के अंदर दिया हुआ है कि सेल की सारी, उसका लास्ट पॉइंट है रफ़ी का, कि इसकी सारी स्टेजेस कितनी होती है। इंटरफेस की सारी जो स्टेज है उसमें है कि ये डिप्लोटीन में, रीड कर लेते हैं पहले। प्राइमरी oocyte आर फॉर्म्ड इन द 5th मंथ इन फीटल लाइफ, स्टार्ट मियोसिस 1 बट रिमेन डोरमेंट। अब आपने इसमें हाईलाइट क्या करना है, डोरमेंट। कौन सी ऐसी स्टेज है इंटरफेस की कि जब सेल्स जो हैं वो डोरमेंट रहते हैं, बल्कि प्रोफेज की ऐसी कौन सी फेज है जिसमें सेल्स डोरमेंट रहते हैं, तो डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जो सेल्स हैं वो रिमेन डोरमेंट रहते हैं अंटिल प्यूबर्टी, ठीक है। बाकी आगे फर्दर डिटेल ये आप जनरल पैथोलॉजी में कर लेंगे। रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ डायाफ्राम विच इज़ ट्रू, तो डायाफ्राम कहाँ से ओरिजिनेट करता है, सर्वाइकल सोमाइट से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। ऐसे MCQs एग्जाम में आते हैं। 268, रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसकी डेवलपमेंट कब हुई थी, स्टार्ट अराउंड 3rd वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। अब मुझे एक MCQs बताएं, अभी आप हीम पढ़ के आए, आप सबको आना चाहिए होपफुली। रेड ब्लड सेल्स कितने वीक्स पे अपीयर होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर फीटल लाइफ में, हीम तो आप लोगों ने आज ही पढ़ा है, बल्कि आई थिंक कवर हो चुका है आपका। 20 वीक्स डॉक्टर रिदा ने सबसे पहले और करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। व्हाट हैपन्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद क्या हो जाता है, लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर रेज्ड होता है, जिसकी वजह से फोरामेन ओवेल वगैरह हर चीज़ क्लोज हो जाती है, और लंग का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेरेंक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कार्टिलेज सारा हिस्टोलॉजी वाला चैप्टर है रफ़ी के अंदर। 5-year-old child inhale air flow constant in trachea. What happen next? अब जब एयर मूव करेगी ट्रेकिया से आगे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, सारे वो जो डक्ट है, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर वगैरह, तो आगे जाके जैसे वो डिवाइड होती जाएगी ना, तो एयर की वेलोसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो स्मॉलर एयरवेज में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। 272, राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होती हैं, एक अपर लोब होती है, एक मिडल होती है, एक लोअर होती है। जो मिडल लोब होती है कहते हैं वो किस में ड्रेन करती है, किस वेन के अंदर ड्रेन करती हैं। जो अपर लोब होती है और मिडल लोब होती है वो किस में ड्रेन करती है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन के अंदर। और जो लोअर लोब होती है वो किस में ड्रेन करती है, इंफीरियर पल्मोनरी वेन के अंदर, ठीक है। ये आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर दें किसी को समझ आ गया तो। अपर और मिडल लोब किस में ड्रेन करते हैं, ऑप्शन चार्ली के अंदर, सुपीरियर पल्मोनरी वेन के अंदर। और जो लोअर लोब ऑफ द लंग होती है वो किस में ड्रेन करती है, अल्फा ऑप्शन में, इंफीरियर पल्मोनरी वेन। वो नीचे पड़ी हुई है ना तो उसमें लोअर लोब ड्रेन करेगा, सुपीरियर ऊपर है तो उसमें अपर लोब और मिडल लोब ड्रेन करेंगी, ठीक है। 272 क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। अल्फा का भी लिख दें कि जो लोअर लोब होती है वो किस में ड्रेन करती है, इंफीरियर पल्मोनरी वेन के अंदर, ठीक है। विच इज 7th सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग का जो 7th सेगमेंट होता है उसका क्या नेम होता है, मीडियल बेसल। 274, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डज नॉट ट्रांसमिट विच सेंसेशन, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक प्रोप्रियोसेप्शन जो होता है ना वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू नहीं जाता, ठीक है, वो DCML ट्रैक के थ्रू जाता है, तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। ये सारे आपके CNS के हैं, जब आप CNS कर लेंगे ना सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। पेन और टेम्परेचर लेटरल के थ्रू जाते हैं, लेटरल में जाते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और क्रू टच एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और प्रोप्रियोसेप्शन DCML यानी कि डोर्सल कॉलम मीडियल, ठीक है। तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट।
275 मसल कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर रेस्टिंग विल जनरेट। रेस्ट करने के बाद मसल क्या जनरेट करते हैं? इनिशियल हीट जनरेट करते हैं। ये आपकी सेल की लाइन है, सेल वाले चैप्टर की रफ़ी की लाइन है और AA के पल्स पॉइंट में भी लिखा हुआ है। AA के ना साथ साथ आप पल्स पॉइंट अच्छे से करते जाएं। डेली अपना 1 घंटा या आधा घंटा निकालें कि आपने AA के पल्स पॉइंट रिवाइज करने हैं। सारे फर्स्ट एड के बुलेट्स पॉइंट दिए हुए हैं। सेल्स इन द माइलाइट सीरीज आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू ग्रैन्यूल के स्टेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? FSH एंड एंड्रोजन्स। स्मॉलेस्ट एरिया इन द कॉर्टेक्स से दोबारा CNS का MCQs आ गया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया होता है सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, ठीक है। सबकी लाइफ आजकल इतनी ही बिजी होती है तो बस आपने टाइम ही मैनेजमेंट करना होता है। एग्ज़ाम प्रेपरेशन में थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ये कि आप अपने एग्ज़ाम को थोड़ा प्रायोरिटी देंगे तो फिर चीज़ें कवर होती जाएंगी, ठीक है। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है। बस कवर आपने करना है, आपने अपना प्रायोरिटी बनानी है कि मैंने किस चीज़ को टाइम देना है। स्मॉलेस्ट एरिया इन द कॉर्टेक्स, तो ये CNS का MCQ है। सबसे छोटा एरिया कौन सा होता है? थाइस के ऊपर होता है। और जो लार्जेस्ट एरिया होता है वो ऑप्शन अल्फा और बीटा के अंदर होता है, फिंगर और थंब। फिंगर्स के अंदर और हैंड्स के अंदर लार्जेस्ट एरिया होता है और ये मोटर एरिया होता है। लार्जेस्ट मोटर एरिया इन ऑप्शन A एंड B। और सेंसरी एरिया कौन सा होता है लेकिन लार्जेस्ट होता है? टंग एंड फेस, ठीक है। टंग और फेस लार्जेस्ट एरिया है लेकिन ये सेंसरी होते हैं। फिंगर और थंब ये मोटर लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है। 279 एंटीरियर स्क्लेन मसल इज सप्लाइडेड बाय, इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है? एंटीरियर रेमाई ऑफ C3 एंड C4। ये दोबारा अनेटमी का MCQs आ गया, ये आपके दिया हुआ है अपर लिम्ब के अंदर, ठीक है, रफ़ी के अंदर टेबल बना हुआ है लास्ट पेज पे उसका सारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट कौन सा होता है? OH, ठीक है, हाइड्रिक ऑक्साइड। इन लाइट माइक्रोस्कोप लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आर सीन, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स किसके अंदर आते हैं? कोलेजन के अंदर। जैसे लॉन्गिट्यूडनल के शुरू और एंड के अंदर LL आ रहा है ना, तो इसे आप कोलेजन याद रख सकते हैं आप सिंपली कि लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स किसके अंदर आते हैं? कोलेजन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं। एक्सटेंसर मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? D ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और इसकी कौन सी ब्रांच होती है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व मेनली, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सारे जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं उसे D ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करती है। उसकी आगे फर्दर कौन सी ब्रांच होती है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब मुझे बताएं कि पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व तो रेडियल नर्व की ब्रांच है और जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है वो किसकी ब्रांच है? अल्नर नर्व की या मीडियन नर्व की? ये आप में से किसी ना किसी को लाजमी आता होगा। वेरी गुड, मीडियन नर्व की ब्रांच है, ठीक है। बेसल बॉडी डिराइव्ड किससे होती है? सेंट्रियोल से। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टॉरेट सिंड्रोम कौन सी होती है? हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल किस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है? डोपामीन D2 रिसेप्टर्स को यह ब्लॉक कर देती है और ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। ज्वाइंट सेंस पोजीशन इज बाय, तो जो ज्वाइंट्स होते हैं वो पोजीशन को सेंस करते हैं कौन से ट्रैक के थ्रू? स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक के थ्रू। ट्रेकिया इज सप्लाइडेड बाय, ट्रेकिया को कौन सी नर्व सप्लाई करी होती है? वेगस नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। पोटेंट स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलस, इसका आपने निमोनिक करना है हेन। H फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, E फॉर एक्सरसाइज, N फॉर नॉन रैम स्लीप, ठीक है। ये आप सीक्वेंस वाइज को इसे टाइप कर दे। हाइपोग्लाइसीमिया ग्रेटर देन एक्सरसाइज ग्रेटर देन नॉन रैम स्लीप। जोन 1 किस चीज़ को इंडिकेट करता है? एपेक्स ऑफ द लंग, और जोन 2 एंड 3 बेस ऑफ द लंग। एप आर्टीरियल सप्लाई, ये मेरे एग्जाम में आया था MCQs। एप आर्टीरियल सप्लाई किसको सप्लाई करता है? राइट सुपीरियर ब्रोंकस को। 290 नेक ऑफ फीमेल यूरिथ्रा, इसके ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? अपर सरफेस ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है। ये MCQs एज इट इज़ आते हैं, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बताई हुई है।
सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना ये ज्वाइंट किसके साथ कर लेती है? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन के साथ। और जो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है, अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए इस वेन के अंदर तो क्या चीज़ डिवेलप हो जाती है? ये एमसीक्यूज आप सबको, मेजॉरिटी को वैसे आता होगा। सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन के अंदर अगर कोई थ्रोम्बस वगैरह बन जाती है तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस डिवेलप हो जाता है ना। क्या डिवेलप हो जाएगा? कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है। 292 if the heart rate is 70 beats per minute then the cardiac output of cavernous sinus thrombosis। ठीक है। ये भी CNS के अंदर इसकी डिटेल बताई हुई है कि ये कैसे डिवेलप होता है। ठीक है। If the heart rate is 70 beats per minute then the cardiac output of this ventricle is closest to। कार्डिक आउटपुट का मुझे फॉर्मूला जल्दी से टाइप करके बताएं क्या होता है। अभी आप CVS करके आए हैं। हार्ट रेट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। तो हार्ट रेट उन्होंने दिया हुआ है 70 बीट्स पर मिनट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 से 120 तक होता है। तो आप सपोज कर लें कि 70 है, तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 49। मल्टीप्लाई करना है ना, आपका आंसर आएगा 4900 ml पर मिनट। ml को जब आप लीटर्स में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.9 इज इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट। तो ऑप्शन चार्ली क्लोजेस्ट बन जाता है। ठीक है। ऑप्शन चार्ली इज क्लोज टू 5 liters per minute। 293 which one of the following is the most common cause of low voltage QRS complex। स्ट्रोक वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 70 to 120 तक। ठीक है। तो हमने 70 से ही इसे स्टार्ट से मल्टीप्लाई कर लिया है। 70 को 70 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4900 ml पर मिनट। ml को जब आप लीटर में डिवाइड करेंगे तो 4.9 लीटर पर मिनट आ जाएगा। 293 which one of the following is the most common cause of low voltage QRS complex। तो लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को शो करती हैं? ओल्ड MI को, यानी कि प्रीवियस कोई MI का हिस्ट्री थी। विच क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी लीड्स टू थ्रोम्बोसिस इंस्टेड ऑफ ब्लीडिंग। ये हमने आज ही किया है। क्या डिवेलप हो जाएगा उसमें? फैक्टर 12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो थ्रोम्बोसिस होती है इंस्टेड ऑफ ब्लीडिंग। अपर 1/3 ऑफ द मेडला, ये याद करने वाली चीज़ें कि अपर 1/3 ऑफ मेडला में क्या होता है, लोअर 1/3 में, मिडिल 1/3 में क्या होता है, लोअर 1/3 में। इसकी मैं आपको ग्रुप के अंदर पिक्चर सेंड करूँगी, उसके अकॉर्डिंग आपने से याद रखना है। ठीक है। अपर 1/3 ऑफ मेडला में कौन से न्यूक्लियस होते हैं? इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। CNS के MCQs में बेसिकली रट्टा वाले ही हैं। ठीक है। उसमें सारी न्यूरो एनाटमी है, उसकी एज कोई भी मतलब उसमें कॉन्सेप्ट क्या ही होते हैं। CVS कॉन्सेप्चुअल होता है और रीनल कॉन्सेप्चुअल है, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है, एंडो कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन जो अनैटमी वाला पोर्शन है, न्यूरो एनाटमी हो गई, CNS हो गया, ये सारा ना इसमें इस एग्ज़ाम में बेसिकली आपने रट्टा भी लगाना होता है और 7 कॉन्सेप्ट्स भी हैं। कोई एक चीज़ नहीं आप कर सकते कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे बैठे रहो। ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ, कहीं आपको कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा, कहीं आपको आपका रट्टा काम आ जाएगा। ठीक है। तो जो CNS है इसको आपने रिवाइज बार बार करके रट्टा लगा के आपने याद करना है। ठीक है। 296 कहते हैं हाइड्रोसेफलस हैज़ रिजल्टेड इन ए पेशेंट इन इनलार्जमेंट ऑफ वन लेटरल वेंट्रिकल। तो इसकी ये भी आप सारा कर लेंगे कि इसकी फ्लो कैसा होता है। लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोंड्रो से थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से सेंट्रल एक्विडक्ट से वो फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आएगा। ठीक है। तो अगर फोरामेन ऑफ मोंड्रो के अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो लेटरल वेंट्रिकल इनलार्जमेंट हो जाएगी उस, और अगर वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफलस। द लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी इन विजुअल फील्ड इन थायरोटॉक्सिक ऑप्थेल्मोपैथी। तो क्या चीज़ डिवेलप हो जाएगी? ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन हो जाएगी। ठीक है। ये भी आप एंडो में करेंगे। ग्रेव्स डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है? डर्मोपैथी डिवेलप हो जाती है और ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन हो जाती है और साथ एडिमा भी डेवलप हुआ होता है। 298 कहते हैं द हार्ट साउंड एसोसिएटेड विद माइट्रल वेव। माइट्रल वेव कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड क्लेविकुलर फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। CVS तो आप लोगों ने कर लिया, इसके MCQs आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ये आपका MCQs आ जाता है जनरल एनाटमी का, ठीक है। ये AA के पल्स पॉइंट में जो जनरल एनाटमी वाला है ना चैप्टर, उसके सारे पल्स पॉइंट में इसका सारा लिखा हुआ है कि कौन से जॉइंट्स हैं और कौन कौन सी सारी इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसमें से भी MCQs आते हैं पेपर 1 में, वो आप साथ साथ कर लेंगे। तो वर्टेब्रल डिस्क के अंदर कौन सा ज्वाइंट होता है, सिम्फिसिस होता है, ठीक है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर कौन सा ज्वाइंट होता है, सिम्फिसिस होता है। और टीथ के अंदर कौन सा ज्वाइंट होता है, टीथ के अंदर, टीथ या गम के अंदर सेंडेस्मोसिस होता है या जेम्फोसिस होता है, ठीक है। 300 MCQs है टू रीच द यूट्रस। यूट्राइन आर्टरी किसको क्रॉस करती है, यूरेटर को। इस तरह जब आप गायनी की सर्जरीज होती हैं तो कुछ गायनाकोलॉजिस्ट यूट्राइन आर्टरी या ओवेरियन आर्टरी के साथ ही यूरेटर को भी स्टिच लगा देती हैं, जिसकी वजह से ओलाइगोयूरिया हो जाता है और ये MCQs बहुत कॉमनली आता है, ठीक है। अच्छा, आप 300 MCQs आपके कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो 100 MCQs हैं ओवरऑल सारे, मैं आपको प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको भेजूंगी ना, वो 200 MCQs का ही है। हाँ जी, बहुत कॉमनली आता है, ठीक है। तो आपने 400 MCQs प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में आपने करना है, उसमें 200 MCQs ही होते हैं जो मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आपने उसमें 100 मैंने आपको करवा दी है। इसकी आज की मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगी, लेकिन जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें आपने 301 से लेके 400 तक कवर कर लेना है, ठीक है। कल आपने सिर्फ उस क्लास से रिवाइज ही करना है और परसों इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें पहले मैं आपसे सेक्शन 1 का वाइवा लूँगी, देन हम सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल का डे आपका सेक्शन 1 की रिवीजन आपने खुद करनी है इन दोनों रिकॉर्डिंग्स को। जिसका कोई एक लेक्चर रह गया वो आप कवर कर लें इस 1-2 दिन में, ठीक है। परसों मैंने आपसे पूरे सेक्शन 1 का वाइवा लेना है पहले 10 to 20 मिनट्स में, देन हम सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कल SK वाला नहीं होगा, ठीक है। और आपको कोई भी स्ट्रेटजी पढ़ने की समझ नहीं आ रही, टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रही, ठीक है, तो वो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो लेकिन पढ़ना आपने, जो लेक्चर्स होते हैं वो सिर्फ आपको हेल्प आउट करने के लिए होते हैं। एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आप खुद मैक्सिमम 10 से 12 घंटे खुद सेल्फ स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी जो लेक्चर का लिंक सेंड किया हुआ है ना, तो वो मैंने अपने नंबर से ही सेंड किया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ना आप लोगों ने ही है, सेल्फ स्टडी बस आपने। अच्छा, वो आपके जॉब वाइज होता है कि अगर आपने जॉब पे भी अगर आपने जाते हैं ना, तो आपने टाइम तो एडजस्ट करना ही है कि जैसे जो कोई भी फ्री टाइम मिलता है, AA को एटलीस्ट दिन में 1 घंटा उसे दिया करें, फर्स्ट एड को 1-2 घंटे उसके लेक्चर सुना करें, रफ़ी को किया करें, SK को मैंने आपको करवा दिया ना, अब 11 बजे से 12 बजे तक आप रख लें कि SK मैंने कवर करनी है इसमें, ठीक है। AA की क्लास मगरिब टाइम ख़त्म होती है, आप कर लें कि 1-2 घंटे मैंने AA को लगाने हैं डेली, ठीक है। ऐसे 2-3 आवर्स में तो आपके MCQs हो जाते हैं डेली। अगर आप डेली 1 आवर भी रफ़ी को रख लें, ठीक है, तो आपकी रफ़ी कवर हो जाएगी। 2 घंटे आप डेली फर्स्ट एड के रख लें, तो मिनिमम ये 6 to 8 आवर्स बन जाते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो कहीं कहीं ना कहीं आपको ये 6 to 8 आवर्स मैनेज तो करना है अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो 6 to 8 आवर्स कैसे निकालेंगे। पीछे वाला भूलता है ना, तो वो ऐसे करना है कि सबको भूलता है, अगर वो एक चीज़ आपको भूलती है ना तो वो बाकी सबको भी भूलती है। उसका एक सिंपल सोल्यूशन होता है कि आपने रिवाइज करना है। वो मैं आपको लास्ट मंथ के ऊपर आके बताऊंगी कि आपने बहुत ज़्यादा रिविजन्स करनी होती हैं। इवन मैंने सिर्फ अपने एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले 3 रिविजन्स की थी। लास्ट 1 वीक के अंदर मैंने 3 रिविजन्स की थी। और उससे पहले भी जो लास्ट 1 मंथ होता है उसके अंदर भी आप मैक्सिमम 1 से 2 रिविजन्स कर लो, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इस वाले लेक्चर में मैं आपको यही चीज़ करवा रही होती हूँ कि बेसिकली हमने रिविजन ही बार बार करनी है, ठीक है। थ्योरी और रफ़ी वाला लेक्चर वो आपने कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाना है। ये वाली क्लास जो बेसिकली होगी वो हमारी रिवीजन की क्लास होगी कि हर चीज़ हम रिवाइज़ करते जाएं। जब आप चीज़ें रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको भूलेगी नहीं, ठीक है। मेरा मेथड ये होता है कि मैं बहुत पहले ही प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझसे लास्ट में आके स्ट्रेस की वजह से नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो मैंने तो अपने हाउसों में स्टार्ट कर ली थी प्रेपरेशन इसकी।
तो कोई बात नहीं, हो जाता है साथ साथ, लेकिन ये कि रिविजन्स आपको करनी पड़ती हैं। जब तक आप रिवीजन, कोई भी बंदा रिवीजन नहीं करेगा उसको वो चीज़ें भूलेंगी, ठीक है। तो रिविजन्स आपने मैक्सिमम करते रहना है, चीज़ों को डेली करते रहना है, ठीक है। एक चीज़ है कि आपने कोई भी चीज़ हो रहा है नहीं हो रही, काम कंसिस्टेंसी आपने रखनी है कि एक काम आपने करते रहना है, करते रहना है, कभी ना कभी आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना एनफ है। और परसों इंशाल्लाह हम सेक्शन 1 का पहले वाइवा होगा और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।